3 चरणों के मतदान में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट किया है। देखिए, राहुल गांधी जी को देश कभी गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि उनके बयान हर दिन बदलते हैं और उनकी गंभीरता कितनी है वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। चौथे चरण का मतदान चल रहा है, बीजेपी के कई अहम उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में। किस तरह का फीडबैक आपको ग्राउंड से मिल रहा है? देखिए, इस बार पूरा देश में अनेक स्थानों पर गया इस बार चुनाव में, तो पूरे देश में इस समय मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की पूरी लहर है और हर व्यक्ति, हर माता बहन, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग अपनी अपनी जो मतदान तिथि है उसका सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी इंतज़ार हमारा समाप्त हो और हम लोकतंत्र के महायज्ञ में भाग लें, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना वोट करें। ये मैंने पूरे देश के अंदर भी देखा, दक्षिण के राज्यों में भी देखा, बंगाल में भी देखा, उत्तर में भी, और यहाँ भी देख रहा हूँ। मैं कल से मैं यहाँ हूँ, तो एक बड़ी जीत इस बार होगी और बहुत लोग शिद्दत से इस काम को खुद अपने हाथों में लेके आगे बढ़ा रहे हैं। आप विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि बीजेपी की जीत होगी, लेकिन पहले शुरुआत के जो 3 चरण थे उसमें अपेक्षा अनुरूप उतने मतदान नहीं हुआ, मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम था। उसे देखते हुए विपक्ष की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हवा बदल गई है, बीजेपी जाने वाली है। देखिए, विपक्ष के लोग ये वैसे ही अपने मन में लड्डू फुला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 3 चरणों के मतदान में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट किया है। और एक बात और है कि देश में देखिए, चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। सभी लोगों को पता है, सभी लोगों की चर्चा में है कि सरकार मोदी जी की बनेगी, भाजपा की बनेगी, एनडीए की बनेगी। लोग चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि 400 से कितनी ज़्यादा आएंगी, कितनी सीटें आएंगी, इस प्रकार की चर्चा है। और इस चर्चा से, इस प्रकार के वातावरण से वो लोग तो वोट करने आए हैं जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और बनाने के लिए अपना वोट करके गए हैं। वो लोग नहीं आए हैं जिनके अंदर निराशा आ गई है, क्योंकि विपक्ष पहले चरण में, दूसरे चरण में पूरी तरफ से धीरे धीरे जो है, एक तरह से मैं कहूँ कि पस्त हो गया। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे चल रहा है, उनको जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं या रुझान दिखाई दे रहे हैं, उससे वो अस्त होने की ओर आगे बढ़ रहा है। और 3 चरणों में मैं कह सकता हूँ कि जो भाजपा और एनडीए की सीटें हैं वो 200 के ऊपर जा चुकी हैं और बचे हुए 4 चरणों में, चौथा चरण आज चल रहा है, और बचे हुए चारों चरणों में 200 से ऊपर मिलेंगी और 400 पार पूरे होंगे। देखिए, आप विश्वास व्यक्त करें कि 200 का आंकड़ा ऑलरेडी बीजेपी क्रॉस कर चुकी है अब तक के चरणों में, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा है कि लिख के ले लीजिए, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। देखिए, राहुल गांधी जी को देश कभी गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि उनके बयान हर दिन बदलते हैं और उनकी गंभीरता कितनी है वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर वो इतने ही सर्टिफिकेट देने वाले होते, इतना ही उनके अंदर अगर इच्छा शक्ति मजबूत होती, अंदर से मजबूती होती, कोई डर नहीं होता हार का, तो अमेठी जो उनकी परंपरागत सीट है उस सीट को नहीं छोड़ते। वहाँ से एक तरह से वो भाग गए, पलायन कर गए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वास्तव में चल क्या रहा है। बोले हो कुछ भी, देश की जनता देख रही है कि जो गांधी परिवार की, जहाँ से उनकी दादी चुनाव लड़ती थी, उनके परिवार के अन्य लोग भी चुनाव लड़ते थे, वो भी चुनाव लड़े, वहाँ से भाग गए और कांग्रेस के वो युवराज हैं। इस समय पूरी कांग्रेस पार्टी वो चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी पलायन कर गई है। गठबंधन भी कोई ये सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है, ये भी परिवारों को, अपने अस्तित्व को बचाने का गठबंधन है। आप कह रहे हैं कि परिवारों को बचाने की कोशिश इनके नेता इंडिया गठबंधन द्वारा की जा रही है। एक बड़ा आरोप कल ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लगाया गया था कि अगर दोबारा बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तब आदिवासी जो समाज है उन्हें फिर एक बार गुलाम बना दिया जाएगा। देखिए,
आदिवासी, वनवासी, जनजाति के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस से पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ हुई और जितने देश के अंदर एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं जनजातियों के लिए, वनवासियों के लिए, उत्सव मनाए गए हैं, उनमें नियुक्तियां हुई हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है और उनके उत्थान के लिए मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। और आदिवासी और वनवासी समाज से आज हमको गौरव है कि ऐसे समाज की महिला आज देश को नेतृत्व दे रही है। देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। इनके समय में आदिवासियों को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा उपेक्षित करने का काम किया है। और कर्नाटका में अभी जो कर्नाटका में सरकार बनी है कांग्रेस की, उस सरकार ने वहाँ पर अन्य पिछड़े वर्ग में एक धर्म विशेष के लोगों को डाल दिया, एक वर्ग विशेष को, अपने चहेते वोट बैंक को पीछे से एक खिड़की खोल दी है। और संयुक्त आंध्रा के समय में जब आंध्रा तेलंगाना था, इस प्रकार का काम ये वहाँ भी कर चुके हैं। इनके गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के एक उम्मीदवार लालू यादव जी भी हैं। लालू यादव जी खुलेआम कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में या भारत के उसमें व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इनकी मानसिकता स्वयं सामने है लोगों के कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, आपने कहा इसमें कोई दो राय नहीं, वो खुलकर मुखर होकर कह रहे कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, वकालत खुद लालू यादव कर रहे हैं। लेकिन एक और आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि चुनाव वो हारने वाली, इसीलिए फिर एक बार अपने पुराने मुद्दे हिंदू मुसलमान को लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान को मुद्दे लेकर आ रहे हैं, जबकि बुनियादी मुद्दे हट गए हैं, अब सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा है। देखिए, चुनाव बुनियादी मुद्दों पर ही शुरू हुआ था और बुनियादी मुद्दों पर आज भी एग्जिस्ट हो रहा है। हम तो सब जगह बोल रहे हैं कि देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, हमारी पार्टी के सभी नेतागण बोल रहे हैं, अपनी उपलब्धियां, जो काम हुआ है वो बताने का समय है, बताया जा रहा है, गरीब कल्याण की योजनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस का जब घोषणा पत्र आया और उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा पर्सनल लॉ लागू करेंगे, लालू यादव जी का बयान आया, सैम अंकल का बयान आया कि विरासत टैक्स लगाएंगे, नस्ल भेद की बात उन्होंने फिर कही, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को बांटने की बात कही, काले गोरे की बात कही। जो देश की जनता कभी भी इस प्रकार का अपमान सहन नहीं कर सकती, तो देश को बताया जा रहा है, तो उसमें इनको लग रहा है कि अब देश के जनता के सामने हकीकत आ रही है, उसको पचा नहीं पा रहे हैं, उसको तरीके से लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। तो आपके लिहाज से बीजेपी को क्या फोर्स किया गया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक तरफ से उनकी तरफ से बयान आ रहा है, इसलिए आपको जवाब देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव चल रहा है, हर मुद्दे का जवाब दिया ही जाता है। देश की जनता को हकीकत पता होनी चाहिए कि इन लोगों ने देश के साथ पहले क्या किया और अब ये क्या करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बता रही है, प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, हम लोग भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा चूंकि आप महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता है उद्धव ठाकरे, उनका एक बयान है, उससे मैं आपको अगला सवाल शुरू करता हूं। उनकी तरफ से कहा गया कि विकास के मुद्दे पर बीजेपी बात नहीं कर रही है, भगवान राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा है कि भगवान राम को, प्रभु श्री राम को वक्त आ गया जब बीजेपी से अलग किया जाए। देखिए, आज उद्धव ठाकरे जी जो काम कर रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, जो हमेशा राम मंदिर के विरोधी थे, बाला साहब ठाकरे जी, जहाँ भी उनकी आत्मा होगी, आज बहुत दुखी होगी कि जिस राम मंदिर के लिए उन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और जो लोग राम मंदिर का हमेशा विरोध करते रहे, उनके बेटे आज राजनीति के कारण उनके साथ मिल गए हैं। ये पूरी उनकी असलियत जो है जनता के सामने आ चुकी है और भगवान राम का मंदिर बनने से तो पूरे देश की जनता, राम भक्त, राष्ट्र भक्त आज खुशी की लहर में है। सबको लग रहा है कि हमको फिर से त्रेता युग के बाद राम युग में आने का अवसर प्राप्त हो गया है। इसके अलावा कल मल्लिकार्जुन खड़गे का जो हेलीकॉप्टर था उसकी तलाशी ली गई, उसके पहले राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, जो एक रूटीन प्रोसीजर होता है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं की तलाशी ली जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के जो नेता है उनकी किसी की तलाशी नहीं है। देखिए, जब कोई कुछ गलत काम नहीं कर रहा है तो तलाशी देने में क्या दिक्कत है। इससे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये केवल और केवल जो इनकी हार होने वाली है उसको ढकने के लिए या उससे अपना फेस सेविंग करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। कभी चुनाव आयोग कहते हैं, कभी ईवीएम हैक की बात करते हैं, कभी कोई और बात करने लगते हैं।
और ये जनता भी समझ चुकी है कि ये लोग केवल और केवल अब अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, इनकी हार सुनिश्चित होने वाली है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो वक्त एक दिन जरूर आएगा जब इस देश में हिजाब पहनने वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, देश अब समान नागरिक संहिता की ओर आगे बढ़ चुका है, महिला उत्थान की ओर आगे बढ़ चुका है, 3 तलाक का खात्मा हो गया है, देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामने संकल्प पत्र प्रस्तुत हो गया है। तो इसलिए अब देश इन सब में नहीं रुकने वाला है। एक यात्रा जो चल पड़ी है मोदी जी के नेतृत्व में, वो अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। इसके लिए क्विकली 2 सवाल जानना चाहूँगा सिर्फ मैं। एक तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो एक ओपन डिबेट का चैलेंज दिया गया था एक जजेस की तरफ से, राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है कि 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी बीजेपी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया कि क्या सामने सामने डिबेट करने की चुनौती बीजेपी स्वीकार करेगी या नहीं राहुल गांधी से। राहुल गांधी एक पार्टी के सामान्य सांसद हैं और उनके पास बहुत वक्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर जा रहे हैं, उनकी व्यस्तताएं हैं और पार्टी के हमारे बहुत प्रवक्ता हैं, उनमें से किसी से भी बहस कर लें। इसके अलावा अमित शाह जी ने एक चीज सफाई दी है कि अगर आप लोग की सरकार बनती है तो मोदी जी जो है वो 5 साल का पूरा टेन्योर जो है वो पूरा करेंगे, ये आप लोग के लिए अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है कि क्या जो मार्गदर्शक मंडल का कॉन्सेप्ट था वो बंद कर दिया गया 75 साल के बाद भी, क्या बीजेपी के जो नेता है वो सक्रिय राजनीति में रह सकते हैं? देखिए, ऐसा कहीं भाजपा के संविधान में नहीं है और अभी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में हैं। देश की जनता उनको प्रधानमंत्री बनाने वाली है और उसके बाद भी वो हमारी पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। 29 में भी उनके नेतृत्व में ही जाएंगे। कांग्रेस को जो है अभी से उनको पता है कि मोदी जी हैं तो आगे क्या होने वाला है। एक आखिरी सवाल आपके प्रदेश से जुड़ा हुआ है। हमने 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दी थी, तो ऐसे में इसे मैनेज करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए उन्हें आप क्या अपील करें? देखिए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी लोग जो भी यात्रा की तैयारी में लगे होते हैं, सभी तैयारियां, जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे एफर्ट्स हम लोग करते हैं, हमारी सरकार भी करती है, प्रशासन भी करता है। लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या आ जाती है, जितनी हम सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो थोड़ा सा हमारे लिए एक चुनौती होती है। लेकिन उसके बावजूद मैंने सभी से कहा है, अपील की है देशवासियों से, जो भी 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु आना चाहते हैं, तीर्थयात्री आना चाहते हैं, वो अपनी यात्रा का शेड्यूल ठीक से बना लें, मौसम की जानकारी ले लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, होटलों की बुकिंग करवा लें, टैक्सी गाड़ी जो भी है वो सब, पार्किंग से लेकर सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं उन व्यवस्थाओं के तहत चलेंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और हम भी ये चाहते हैं कि जो भी यात्री आएँ, श्रद्धालु आएँ इस कठिन यात्रा में, ये यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है। यमुनोत्री की यात्रा है, पैदल यात्रा होती है, केदारनाथ जी की पैदल यात्रा होती है, हिम भी पड़ता है, बर्फबारी भी होती है, बरसात भी होती है, तो निश्चित रूप से कठिन यात्रा भी है। लेकिन फिर भी जो पहुंच जाते हैं जो श्रद्धालु भक्तगण, हमारा प्रयास होता है कि उनको 4 धामों के दर्शन हो जाए। और हम फिर भी लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि सभी जो यात्रा के नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन जरूर करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन मिलिंद के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।